सीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश मौर्य आज आपको बताऊंगा ह्यूमन आई के बारे में। मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। आज सबसे पहले आप जानेंगे कि मानव नेत्र होता कहाँ पे है, सेट कहाँ पे रहता है। तो हमारे ब्रेन के आई सॉकेट में फीड होता है और इसका जो मुख्य भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। आई सॉकेट के अंदर क्या होता है, आई सॉकेट होता है और इस आई सॉकेट के अंदर आई बॉल होता है और आई बॉल जो होता है वह मुख्य भाग होता है। आंख का जो मुख्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। आई बॉल का पूरा जो भाग होता है उसका मुख्य भाग यानी मेजर भाग लगभग 4/5 पार्ट वो आई सॉकेट के अंदर धंसा रहता है और 1/5 पार्ट सॉकेट के बाहर उभरा रहता है। उभरे हुए हिस्से को हम बाहर की तरफ इधर दिखाए हैं और जो 4/5 भाग जो अंदर सॉकेट में फिट रहता है उसको हम इधर बनाए। आप ध्यान दीजिएगा कि आई बॉल अंदर की तरफ 3 लेयर में बटा होता है। 3 लेयर, वो कौन कौन से लेयर होते हैं उसको भी जानिए। आई बॉल के 3 लेयर होते हैं। आई बॉल पहला है, यहाँ पे देखिए सबसे जो बाहर वाला भाग होता है यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। उसी में दूसरे नंबर पे जो भाग होता है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कैपिलरीज टाइप का बना हुआ है यानी इसमें ब्लड का सप्लाई होता है। इस भाग को हम कोरोइड लेयर कहते हैं। कौन सा लेयर कहते हैं, कोरोइड लेयर कहते हैं। ये कोरोइड लेयर होता है और इस लेयर को हम हिंदी में रक्त पटल भी कहते हैं और ऊपर वाले को हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो स्क्लेरोटिक लेयर है इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं, कोरोइड लेयर को हम रक्त पटल कहते हैं और रक्त पटल के अंदर वाले भाग को जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं रेटिना। उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। तो एक बार आप इसको फिर से दोहरा लीजिए। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। दूसरा वाला जो भाग मध्य भाग होता है उसको कोरोइड लेयर कहते हैं और फर्स्ट भाग जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है यानी प्रतिबिंब बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं। ये 3 नाम आपको याद हो गया होगा। पहला स्क्लेरोटिक लेयर, दूसरा कोरोइड लेयर और तीसरा रेटिना। अब हम आगे की बात करते हैं कि आई बॉल का जो 1/5 पोर्शन होता है जो बाहर की तरफ होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर की तरफ होता है एक लेयर पाया जाता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ये कंजक्टिवा जो होता है ऊपर का एक आवरण परत बनाता है जो किसकी सुरक्षा करता है, कार्निया की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, कार्निया की सुरक्षा करता है। एक कार्निया जो होती है यही कार्निया डोनेशन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जब किसी व्यक्ति की आंख को डोनेट करना होता है या किसी दूसरे व्यक्ति में आंख को शिफ्ट करना होता है तो उसका कार्निया वाला ही पोर्शन जो है डोनेट किया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज ए डोनेशन। अब इसके अंदर का जो भाग होता है जस्ट
कार्निया के आगे हम चलते हैं, जो बीच में दिखता है उस के दोनों साइड में जो लोब जैसी संरचना बनी हुई है, इस लोब जैसी संरचना का नाम है, इसको हम बोलते हैं स्लिप कर गया, वीडियो को पॉज करो। हाँ, ये जो लोब जैसी संरचना है इसका नाम दिया गया आइरिस। ये क्या है? आइरिस है। अब आइरिस दोनों तरफ से जहां पे मिलते हुए आपको दिख रहा है ये पोजीशन, इस पोजीशन का नाम है प्यूपिल। इसका क्या नाम है? प्यूपिल नाम है। प्यूपिल, पुतली जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अगर इस प्यूपिल की संरचना को ध्यान से देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के आंख में अगर हम ध्यान लगा के देखते हैं तो उसकी जो संरचना होती है प्यूपिल के चारों तरफ, इस तरह की कुछ संरचना हमको दिखती हुई नजर आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो चारों तरफ से ये सर्कल बना रहा है और बीच में से ऐसे रेडियस की तरफ ऐसे ऐसे संरचनाएं बनी है। ये जो हमारा रेडियस जैसा संरचना है, यानी तिल्ली जैसी संरचना जो दिख रही है, इसका नाम है रेडियल मसल्स। और ये जो गोल आकृति की बनी हुई संरचना है, जो गोल संरचना बना रही है, इस मसल्स का नाम है सर्कुलर मसल्स। अब हम जानते हैं कि दोनों मसल्स करती क्या है। रेडियल मसल और सर्कुलर मसल्स, ये दोनों मसल्स पुतली की साइज को आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी कर सकती हैं। जरूरत के अनुसार यदि ज्यादा हम रोशनी में रहते हैं तो हमें कम लाइट की जरूरत पड़ती है, उस समय ये कंट्रैक्ट कर करके और ये जो साइज को छोटा कर लेती है। अगर हम कम रोशनी में हैं तो हमें लाइट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उस समय ये जो है उसको फैला करके और इसके साइज को बड़ा कर लेती है। तो ये मुख्य रूप से रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स का फंक्शन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम उसके आगे चलते हैं अंदर की तरफ, तो आपको यहाँ पे एक लेंस नजर आएगा। इस लेंस का काम है वस्तु को, चाहे वो वस्तु दूर हो, आंख से दूर हो या आंख के नजदीक हो, उससे आने वाली रे को, आने वाली किरण को जैसे ही कॉर्निया से होते हुए, पुतली से होते हुए इस लेंस पे आता है, तो इस रेज को कहाँ पे कन्वर्ट करना, फोकस करना, रेटिना के एक बिंदु होता है, जिस बिंदु का नाम है, जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट बोलते हैं। यह ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पे आंख से लिया गया जो इमेज है, जो फिगर है, वो इसी पे बनता है और स्पष्ट इमेज बनता है। वो जिस बिंदु पे बनता है उस बिंदु को हम कहते हैं येलो स्पॉट। तो इस लेंस का जो काम है वो आवश्यकता अनुसार, चाहे वस्तु दूर हो या नजदीक हो, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करना। और आज हम ये भी जानेंगे कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। हम यहाँ पे एक इमेज का वो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है। ये वस्तु जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। और कहाँ बनेगा? येलो स्पॉट पे बनेगा। अब कैसे बना इमेज? अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से रेज चलेगी ऐसे, कार्निया से जो है अंदर जाएगी प्यूपिल में, प्यूपिल से जो है अब ये लेंस में जाएगी और लेंस से जो है ऐसे करके और यहाँ पे आप फोकस पे आप एडजस्ट कर देगी, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगा और वो इमेज उल्टा फॉर्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब ये जो रेटिना होता है, रेटिना पर एक बिंदु और होता है जिसपे जो पोजीशन होता है वो काफी जो है नॉब होता है, गहरा होता है, और इस पे कभी भी कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इस बिंदु को इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम रखा गया है? ब्लाइंड स्पॉट। अब देखेंगे ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, इस पे इमेज का फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो रेटिना है वो अंदर की तरफ दब गया है,
और यहाँ से निकला होता है ऑप्टिक नर्व। क्या निकला होता है? ऑप्टिक नर्व होती है, ये प्रकाश तंतु होती है जो कहाँ जुड़ती है? जा करके ब्रेन में जुड़ती है। कहाँ जुड़ती है? ब्रेन में जुड़ती है। और ब्रेन में जा करके जो ब्रेन का जो पीछे वाला भाग होता है जहां पे इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस पोजीशन में जाकर के इमेज जो है सीधा हो जाता है और वस्तु स्पष्ट समझ में आने लगती है कि वो क्या चीज है। अब हम जानेंगे कि ये जो रेटिना है, रेटिना के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा हम लेंस के चारों तरफ कुछ संरचनाएं बनी है जिसका नाम लिखना भूल गया था, इसको मैं बता दूं। ये आप देख पा रहे हैं, जो ये लेंस है, लेंस दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? जिसे इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसा लिगामेंट जो आवश्यकतानुसार लेंस को खींच के बड़ा कर सकता है और लेंस को आवश्यकतानुसार दबा के छोटा कर सकता है। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को आवश्यकतानुसार छोटा बड़ा करने का काम करता है। होता है सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को छोटा और बड़ा करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं रेटिना के सेल के बारे में। स्टार्ट। रेटिना के सेल के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि रेटिना किस तरह की सेल से बनी होती है। तो इसको हम क्लीन करते हैं और अब जानते हैं कि रेटिना जो है रेटिना में मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका का नाम है रॉड सेल। रॉड सेल एक होती है और दूसरा होता है कोन सेल। रॉड सेल में रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। और कोन सेल में आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये जो रॉड सेल है इसका क्या काम है और कोन सेल है उसका क्या काम है। तो रॉड सेल का काम है, ये चूंकि इसमें एक रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है जो डीम लाइट में मदद करता है देखने में, इसलिए रॉड सेल डीम लाइट में एक्टिव हो जाती है। ये डीम लाइट में काम करते हैं। डीम लाइट एक्टिव इन डीम लाइट, ये जो है डीम लाइट में एक्टिव हो जाती हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्टिव इन डीम लाइट। एक्टिव इन डीम लाइट। जैसे हम कभी प्रकाश से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें वो वस्तुएं दिखना बंद कर देती हैं और जैसे ही थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड के अंतराल के बाद हमें वो वस्तुएं फिर से दिखने लगती हैं। तो उस समय होता क्या है कि हमारे आंख के अंदर जो रॉड सेल है, जब हम बाहर आते हैं यानी जब हम प्रकाश में रहते हैं तो उस समय जो एडोप्सिन है वो टूट चुका रहता है और एडोप्सिन के टूटने की वजह से हम जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो वो एडोप्सिन को बनने में यानी फिर दोबारा बनने में समय लगता है। वो मिनिमम जो समय लगता है 10 सेकंड 20 सेकंड, तब तक हम देख नहीं पाते हैं और जैसे ही रोडोप्सिन बन जाता है फिर हमको अंधेरे में भी वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो ये तो रहा रेडोप्सिन का काम। ज्यादातर ये नॉकटर्नल जानवरों में जो रात्रचर जानवर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए वो रात को स्पष्ट देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कोन सेल का।
कोन सेल में आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ये कलर को पहचानने में मदद करता है। हम जो भी कलरफुल वस्तुएं देख पाते हैं उसमें कोन सेल का ही रोल है। ये कलरफुल वस्तुओं को देखने में मदद करता है और कलरफुल वस्तुओं को हम आयोडोप्सिन पिगमेंट्स के मदद से पहचान पाते हैं और विभिन्न तरह की इंटेंसिटी वाले प्रकाश को भी हम जान पाते हैं और वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम फिर आपको बता रहे हैं कि जो रेटिना होता है दो तरह की कोशिकाओं से बना होता है। पहला होता है रॉड सेल, दूसरा होता है कोन सेल। रॉड सेल में एक डी शब्द है, डी शब्द से आप अपने आप को याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। डी फॉर डीम लाइट, यानी ये जो डीम लाइट में एक्टिव हो जाता है, यानी रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट डीम लाइट में एक्टिव होकर के आपको देखने में मदद करता है। कोन सेल, कोन CO से कलर होता है, आप इससे भी आप याद कर सकते हैं। याद करने का एक ट्रिक्स दे दिया जा रहा है। CO से कलर होता है, यानी कलरफुल चीज को हमें देखने में मदद करता है। और कौन सा पिगमेंट काम करता है? आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट काम करता है। अब एक चीज और हम बताएंगे कि ये जो हमारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रात को नहीं दिखता है। रात को दिखता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उनके अंदर जो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट है उसका फॉर्मेशन कम हो गया है। और ये होता कैसे है? ये विटामिन ए का नाम आप लोग सुने होंगे। विटामिन ए, विटामिन ए जो है बहुत ही जरूरी होता है हमारे आंख के लिए। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि विटामिन ए की उपस्थिति में ही हमारे आंख के अंदर रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। और रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट के फॉर्मेशन होने की वजह से ही हमें वस्तुएं रात को दिख पाती हैं। जिन मनुष्यों में रोडोप्सिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, यानी विटामिन ए की कमी हो जाती है, उन्हें रात को वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम रतौंधी रोग का नाम देते हैं या उसको हम ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब हम रेटिना संबंधित यानी आई संबंधी कुछ डिफेक्ट के बारे में भी हमको पढ़ना है। जैसे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको कि आई संबंधी डिफेक्ट यानी आई इफेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे पहला तो आपको ये जानना होगा कि आई इफेक्ट होता क्या है। आई में कौन सी कोई न कोई कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसको हम डिजीज का भी नाम देते हैं। तो कुछ ऐसी कमियां हैं आंखों में जो उसके समय या अवस्था के अनुरूप उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक तो आप देखे होंगे मायोपिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, अर्थात निकट दृष्टि दोष। मायोपिया जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष हम नाम लिख दे रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अपने तरफ से पढ़े भी रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो है और क्लियर करके फिगर के द्वारा बताऊंगा। लेकिन आज मैं कुछ डिजीज का नाम बता दे रहा हूं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस, SIGSTED, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। और दूसरा होता है लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसलिए इसका नाम रखा गया दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस NESS, लॉन्ग साइटेडनेस। और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो हम ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम इस इमेज के माध्यम से जानेंगे और उसके निवारण यानी
उस रोग को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि यह बीमारी मायोपिया कैसे दूर की जा सकती है, हाइपरमेट्रोपिया कैसे दूर की जा सकती है, और भी अन्य बीमारियां हैं जिसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।